नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे और एक बात बतानी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें इम्पॉर्टेंट नोट्स और मटेरियल प्रोवाइड हैं। उस ग्रुप में उसको आप ज्वाइन करके यूज़ कर सकते हैं और इस वीडियो को आपको जहाँ तक पसंद आए तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। तो इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात करेंगे और इसमें मैंने आज तक अक्टूबर 2021 चल रहा है तो 105 अमेंडमेंट टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के द्वारा हो चुके हैं। 105, जिसमें से मैं बस केवल 17 अमेंडमेंट की बात यहाँ करूँगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये लॉ एंड एवरी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सो गाइज, दिस 17 अमेंडमेंट्स इज सो इम्पॉर्टेंट, टू इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले ये बात करें अमेंडमेंट क्या होता है। तो गाइज, अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी भी प्रोविज़न को ऐड कर सकता है, रिपील कर सकता है। ठीक, मतलब कोई भी प्रोविज़न या तो ऐड कर सकता है उसे, या तो चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है। ठीक, जैसे जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो पहले टैक्स थे उसको हटा के गवर्नमेंट ने एक नया जीएसटी का एक्ट लाया, तो इसको इन्होंने रिपील किया पुराने टैक्सेस के आधार पे, तो इसी को अमेंडमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट के पास पावर है कि समय समय पे वो जो लॉ सोसाइटी में प्रिवेल नहीं कर सकते, मीन्स अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नहीं है, अगर ऐसा गवर्नमेंट को लगता है तो समय समय पे उसको चेंज करती रहती है। और हाँ, गवर्नमेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी प्रोविज़न को चेंज कर पाए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती, जो कि केशवानंद भारती केस 1973 में हेल्ड हुआ था कि पार्लियामेंट के नेवर अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट वी कम टू द इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which was held at time to time as according to need of the society. So the first I explain here the first amendment 1951. First amendment 1951. In this amendment, 9th schedule of the constitution added. 9th schedule of the constitution added. First year I explain. In original constitution there are 8 schedule only. This is the first amendment 1951 where 9th schedule was added. And now we come to important second amendment, that is 30 amendment 30 in year 1962. 30 amendment 1962. In this amendment the parliament create a state, that is Nagaland. And after we come third important amendment, that is 21st amendment 1967. That is, here parliament include Sindhi as a regional language. Okay, language is defined, language is in 8th schedule of the constitution. Okay, and we come to the 42nd amendment 1976. Guys, this is most important amendment, means most important in many exam. The 42nd amendment asked by the examiners. In this amendment प्रोवाइडेड सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, मीन्स पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है वो सभी पे लागू होगी। तो इसमें सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट को दिया गया है। और इसमें 42nd अमेंडमेंट में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए हैं।
10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ हैं? आर्टिकल 51 में हैं। और कौन से पार्ट में है? पार्ट 4A में। तो इसमें दो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, एक तो सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट एंड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड बाय द पार्लियामेंट in article 51 part 4A, and third point is most important, that is in preamble the word socialist, secular and unity and integrity of nation were added in the preamble by the 42nd amendment. In most examination the examiners ask this question, in which amendment the socialist, secular, unity and integrity was added? That is the 42nd amendment. And we come to the 44th amendment, 1978. In this amendment, it also most important amendment, that is here actually guys, right to property before 44th amendment, it was a fundamental right which was in article 19 clause 1 clause F, but after 44th amendment, right to property is become a constitutional right, that it was added in article 300A and removed from the fundamental right, which is in article 19 clause 1 subclause F, was deleted from the fundamental right and added in article 300A, that is inserted in article 300A of the constitution and deleted from the fundamental right. In most examination, in law examination, in entrance examination, the examiner asks this question, right to property is which right? Constitutional right, legal right, fundamental right? And so the answer is constitutional right. And then in 44th amendment, article 352, that is national emergency. In this article, armed rebellion was added as a ground of emergency, that is national emergency, means armed rebellion word was added in 44th amendment. That is very most important question. And then we come next amendment, that is 52nd amendment, that is 10th schedule, that is एंटी डिफेक्शन लॉ। कहने का मतलब ये है, ये जो 52वां अमेंडमेंट है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों बनाया गया। जैसे कोई भी नेता है, कोई भी पॉलिटिशियन है, किसी भी पार्टी से, किसी भी लोकसभा या विधानसभा सीट से जीतने के बाद वो अपनी पार्टी को बदल देता था। जहाँ मेजॉरिटी होती थी वो उधर इंक्लाइंड हो जाता था, अपनी पार्टी को छोड़ देता था। इसके लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, जो कि 10th शेड्यूल है। इसको 52वां अमेंडमेंट कहते हैं, 52 अमेंडमेंट। एंड इसके बाद हम 61वां अमेंडमेंट की बात करेंगे, जिसमें लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा में जो लोगों को मतदान देने की एज है उसको 21 साल से कम करके 18 साल किया गया, जो कि 61वां अमेंडमेंट है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे 71वें अमेंडमेंट की। तो 71वें अमेंडमेंट में ये हुआ था कि 3 भाषाओं को ऐड कर दिया गया था 8th शेड्यूल में, लैंग्वेज में, जो कि वर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया है। इसको आप पढ़िए और इसको बस नोट कर लीजिए। जितना चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस इतना ही इनफ है। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन 3 भाषाओं को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में। इसके बाद अभी हम भाषा 8th शेड्यूल की भी चर्चा करेंगे अभी लास्ट में, जो उस पर मैं बताऊंगा कि ओरिजिनल कितनी भाषाएं कॉन्स्टिट्यूशन में थी और अभी कितनी हैं।
अब इसके बाद आता है बहुत इम्पॉर्टेंट 73वां अमेंडमेंट, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछता है, बहुत से एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैंने दिए हैं, हर जगह पूछता है। तो इसको हम पंचायती राज एक्ट कहते हैं। जहाँ भी पंचायती राज एक्ट दिखे खट से आप टिक मार दीजिए 73वां 73। इसके बाद आता है 74वां भी वही है 74। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आता है 86वां अमेंडमेंट 86वां 86, और ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये हुआ था कि भारत में 6 साल से 14 साल के बच्चों का एजुकेशन फंडामेंटल राइट घोषित हुआ था कि इनका मौलिक अधिकार है, मीन्स मिलना ही मिलना है। ये डायरेक्टिव DPSP में नहीं आता है कि स्टेट की ड्यूटी है, नहीं, ये मैंडेटरी है। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, मेक एजुकेशन फंडामेंटल राइट। और इसमें आर्टिकल 20, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, जो कि आर्टिकल 51 क्लॉज ए में है। इसके बाद इसमें 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है। अभी हमने पहले 10 तक की बात की थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, कहाँ ऐड हुए थे। जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है उसको ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट में ही, जो कि आर्टिकल 51A क्लॉज आर में है। और वो फंडामेंटल राइट जो 6 से 14 ईयर तक के बच्चों को, यानी 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन मिले, ये आर्टिकल 21A में है। इसके बाद आता है 92 अमेंडमेंट 92 अमेंडमेंट, और तो इसमें 4 भाषाओं को फिर ऐड किया गया था हेड शेड्यूल में, बोडो, मैथिली, संथाली एंड डोगरी। क्या? BDSM, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, BDSM, बोडो, मैथिली, संथाली एंड डोगरी, इसको भी 8 शेड्यूल में ऐड किया गया था। अब इसके बाद आता है बहुत इम्पॉर्टेंट 99वां अमेंडमेंट 99th अमेंडमेंट, जिसको हम कहते हैं NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। ये 2014 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने इसको लाया था। इसमें ये बहुत अच्छा है, इसको पढ़िएगा NJAC। और इसके बाद आता है 101वां अमेंडमेंट, जिसमें गवर्नमेंट सारे टैक्सेस को हटा के वन नेशन वन टैक्स, दैट इज़ GST, गुड सर्विस टैक्स, इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, GST किसमें 101 अमेंडमेंट है। इसके बाद आता है 102 अमेंडमेंट 102 सेकेंड अमेंडमेंट, इसमें OBC के लिए नेशनल कमीशन बना था। अब इसके बाद आता है 103वां 103 अमेंडमेंट, जिसमें हाल में ही इकोनॉमिक वीकर क्लास को 10% रिजर्वेशन दिया गया था। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जनरल कैटेगरी के, उनको 103वें अमेंडमेंट में ये 10% रिजर्वेशन दिया गया था। जिसमें एक फैक्ट चीज़ है कि इसमें 302 मेंबर ने इसको फेवर किया था और मात्र 3 मेंबर इसके अगेंस्ट में थे। अब इसके बाद आता है 104 अमेंडमेंट 104th अमेंडमेंट, दैट इज़ SC/ST के रिजर्वेशन को 10% इंक्रीज़ किया गया था। तो ये रही 17 अमेंडमेंट। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि 3 अमेंडमेंट में लैंग्वेज की बात की गई थी। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब शेड्यूल की बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 शेड्यूल थे और 4 शेड्यूल अमेंडमेंट से ऐड हुए। तो आज हम शेड्यूल के 12 शेड्यूल के बारे में नहीं बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है उसकी बात करेंगे। 3 या 4 शेड्यूल की बात है।
तो सबसे पहले शेड्यूल 8 की बात करेंगे, क्योंकि इसकी चर्चा अभी अमेंडमेंट में बहुत आई है, जिसमें लैंग्वेज की बात की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी फ़िलहाल 2021 तक 22 लैंग्वेज हैं, टोटल 22 लैंग्वेज। ये क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी लैंग्वेजेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 22 लैंग्वेज। और ये ओरिजिनली कितने थे? ये ओरिजिनली 14 थे। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये 14 थे। तो इसमें जो सिंधी है, इसमें एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, जो सिंधी है ये 21वें अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया एक, और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी ये 71वें अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया 71, और जो 4 भाषा एक साथ ऐड की गई मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, BDSM, ये 92 अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं, ये तो 8 शेड्यूल हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं 11 शेड्यूल के बारे में। 11 शेड्यूल जो कि 73वां अमेंडमेंट से रिलेटेड है, प्रोविज़न ऑफ पंचायती राज। और प्रोविज़न ऑफ पंचायती राज, ये पंचायती राज का कॉन्सेप्ट आया था किस कमेटी से? ये बलवंत राय कमेटी से आया था, बलवंत राय कमेटी से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कौन सी कमेटी के द्वारा पंचायती राज एक्ट आया था, वो बलवंत राय कमेटी से आया था। और इसके बाद जो लास्ट है, जैसा कि मैंने 3 बोला था, तो तीसरा शेड्यूल है 12 शेड्यूल। ये शेड्यूल प्रोविज़न फॉर अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट की है, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो ये भी 74th अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो ये रही शेड्यूल। आशा करते हैं कि ये जो अमेंडमेंट का सेक्शन है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।